students. This is the next lecture regarding subject agricultural microbiology. In the last lecture, we did something about bacterial growth and a small topic that is transposons. उसके बाद जो next topic है आपके syllabus में, that is the use of microbes or the role of microbes in soil fertility and crop production. First day हमने जो माइक्रोब्स है उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया था, अ लिटिल बिट के माइक्रोब्स कैसे कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज करने में, सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं. तो आज हम उसी चीज को देखेंगे कि कैसे जो माइक्रोब्स है वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है. जो माइक्रोब्स का रोल है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, वो किसके थ्रू होता है? देखो, डायरेक्टली वो लोग, ये नहीं है कि जो माइक्रोब्स है वो डायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे या क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. इनडायरेक्ट मेथड्स है, और वो इनडायरेक्ट वेज क्या है जिसमें यूज माइक्रोब्स होते हैं तभी वो चीजें पॉसिबल है. अगर माइक्रोब्स ना होती तो वो वेज पॉसिबल नहीं थी, अगर वो वेज पॉसिबल ना होते तो सॉइल कभी फर्टाइल ना होती. सो आज हम सभी उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और वो है क्या? ऑल द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. देखो, सॉइल को फर्टाइल होने के लिए उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, अलग अलग कंपाउंड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर. ये कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि सॉइल हमारी फर्टाइल हो. आप सब लोगों को ये बात पता है. लेकिन जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ सॉइल के अंदर नहीं बनते, सॉइल के अंदर नहीं पैदा होते, सॉइल से बाहर कहीं बनते हैं, फिर वहां से सॉइल में आते हैं, सॉइल में उनको यूज किया जाता है, सॉइल से आगे अलग किसी कंपाउंड्स की तरफ जाते हैं, जैसे प्लांट्स ने ले लिया या वाटर तक चले गए. मतलब पूरे इकोसिस्टम में उनका साइकिल चलता है. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है वो हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की उस पर पढ़ेंगे कि अगर हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है. कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है. मतलब ये सारी आइटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैसे पूरे इकोसिस्टम में साइक्लाइज होती है, कैसे पूरे इकोसिस्टम में मूव करती हैं, वो देखेंगे. और जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी साइकिल्स में आप कहीं ना कहीं माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का रोल देखोगे ही देखोगे. अगर हम बैक्टीरिया को ये मान लें कि बैक्टीरिया है ही नहीं, तो वो रोल होना पॉसिबल ही नहीं है, वो काम होना पॉसिबल ही नहीं है. और साइकिल वही चीज होती है, मतलब साइकिल ऑफ रिपीटेड इवेंट्स ना, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एक साइकिल में, तभी एक साइकिल कंप्लीट होता है. अगर उस चेन का, उस साइकिल का एक भी इवेंट ना हो पाए, एक भी इवेंट खत्म हो जाए, तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता. सिमिलरली अगर हम बोल दें कि माइक्रोब्स नहीं है, तो माइक्रोब्स वाला पार्ट इस साइकिल में होना पॉसिबल ही नहीं है. अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो वो साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकता. सो इन न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग के लिए माइक्रोब्स का होना बहुत जरूरी है, और सॉइल के फर्टाइल होने के लिए इन सारे न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होना बहुत जरूरी है. अगर ये न्यूट्रिएंट्स साइकिल होंगे तभी जो सॉइल है वो फर्टाइल रह सकती है. अगर सॉइल फर्टाइल होगी तभी उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉप है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटम और द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, दैट इज कार्बन. कार्बन की फिक्सेशन कैसे होती है, कार्बन साइकिल कैसे चलता है, कार्बन को फिक्स करने के लिए माइक्रोब्स का कहां पे रोल है? हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वॉयर क्या है? एटमॉस्फेयर. सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर. इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं, फिक्स करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. फिर उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है जिसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. उस रेस्पिरेशन में ये जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. जो फोटोसिंथेसिस है
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज ब्रेक करता है, हम बोलते हैं कि ग्लूकोज किस चीज में ब्रेक कर गया, वाटर एंड कार्बन ऑक्सीजन में, तो उस टाइम वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जब किसी भी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करनी है तो उसके लिए उसे सनलाइट चाहिए होती है। सनलाइट में क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट्स तक पहुंचती है और फिर प्लांट्स उसको रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं, जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करेंगे तो जो ऑक्सीजन का इंटेक होगा उससे जो फूड है वो ब्रेक होगा, मतलब ग्लूकोज ब्रेक होगा। ग्लूकोज ब्रेक होता है एनर्जी में, वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो ये प्लांट्स हैं, ये लिविंग बींग्स हैं, जब इनकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद इन प्लांट्स की डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन होके ये फिर से उसमें से जो भी कार्बन मैटर है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, वो सॉइल के अंदर आता है, मतलब कार्बन सॉइल के अंदर आती है। और ये डीकम्पोजिशन वाला स्टेप कौन करवाता है, किसकी हेल्प से होती है डीकम्पोजिशन? माइक्रोब्स की हेल्प से। अगर डीकम्पोजिशन ना हो तो प्लांट में से कभी भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल के अंदर नहीं आ सकेगा। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल के अंदर आए, सॉइल में से प्लांट उसको दोबारा अपटेक करे, तो वो कैसे पॉसिबल है कि जो डेड डिकेइंग मैटर है प्लांट्स का, माइक्रोब्स उनकी डीकम्पोजिशन करे और डीकम्पोजिशन के बाद वो जो कार्बन है उसके अंदर, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं होगी फॉस्फोकार्बन, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगी, क्योंकि कार्बन अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बना के नए नए केमिकल कंपाउंड्स बना लेती है। वो सारे केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल के अंदर आएंगे। सॉइल में से फिर उसको दोबारा जो प्लांट्स हैं वो अपटेक करेंगे, ठीक है जी। या फिर सॉइल में तो जो देखो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को दिया और एटमॉस्फेयर से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वही साइकिल वहां पे चलता है। फिर प्लांट्स जब डेड होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, सॉइल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, सॉइल से फिर वो दोबारा प्लांट्स उसको अपटेक करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं जिनमें हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही तो होती है, कार्बन का ही तो रिच सोर्स होते हैं वो। उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उन फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जाता है। उसमें से जो स्मोक की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो दोबारा कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। और सबसे ज्यादा जो क्लाउड्स होते हैं वहां पे जाके, क्लाउड्स में जाके उसकी प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन के बाद रेन होगी, जब रेन होगी, बारिश होगी, तो उस बारिश में पानी के अलावा और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जिनके अंदर कार्बन फिक्स हुई होती है और फिर वो कहाँ चले जाते हैं? किसी ना किसी वाटर बॉडी के अंदर। और वाटर बॉडी के अंदर जैसे रिवर्स हो गए या ओशियंस होंगे, इन वाटर बॉडीज के अंदर भी मरीन बियोटा प्रेजेंट होता है, मतलब मेरीन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। और उन मेरीन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स वहां पे उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, यूज करते हैं और उसी वाटर के अंदर छोड़ते रहते हैं। या फिर वाटर के अंदर बहुत सारे डिजॉल्व्ड कार्बन होती है ऑलरेडी, जो केमिकल कंपाउंड वहां पे ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसमें से जो कार्बन रिलीज होती है वो वाटर के अंदर रहती है। फिर आती है सरफेस वाटर की बारी, चाहे ओशन है चाहे रिवर है, उसके ऊपर जो अपर वाटर प्रेजेंट होता है जिसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं, उसमें से कार्बन वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोब्स, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले भी सकते हैं और उसी को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी माइक्रोब्स का रोल है, यहाँ पे भी माइक्रोब्स का रोल है, यहाँ पे भी माइक्रोब्स का रोल है। अगर हम चाहते हैं कि जब फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन होती है, जब फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, तब भी वहां पे सबसे पहले तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस ही होती है, फिर उसके बाद बाकी प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। इनके बनने के लिए भी सॉइल के अंदर माइक्रोब्स का होना जरूरी है। पूरे साइकिल के अंदर बहुत जगह जो है वो माइक्रोब्स यूज होते हैं। अगर ये माइक्रोब्स ना हो तो ये कार्बन का साइकिल कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो सॉइल के अंदर कभी कार्बन जा ही नहीं सकती। जो सॉइल और ऑर्गेनिजम्स हैं वहां से, या जब सीड को ग्रो करना है तो वो कार्बन यूज नहीं करेंगे, मतलब जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि सॉइल फर्टाइल हो तो उसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ कार्बन का होना
जरूरी है। और वो कार्बन सॉइल के अंदर कैसे आएगी, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की हेल्प से आएगी। सो माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए कंसर्न है तो। इन सब में भी माइक्रोब्स का ही रोल है। सेकेंड की तरफ चलते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो सॉइल को फर्टाइल होने के लिए जरूरी है। मतलब अगर हम कोई सॉइल फर्टाइल नहीं है, हमें बाहर से उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर जो हम ऐड करते हैं दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। सो वही ये नाइट्रोजन है। हम देखते हैं कि एटमोस्फेयर में इसका साइकिल कैसे चलता है। रेजर्वोयर एटमोस्फेयर ही है नाइट्रोजन का, N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। वहां से बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया फिक्स करके उस नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर जब एटमोस्फेरिक लाइटनिंग होती है एटमोस्फेयर के अंदर, वहां पे भी नाइट्रोजन फिक्स होती है ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में। जब क्लाउड्स के अंदर नाइट्रोजन लाइटनिंग होती है, वहां पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। बैक्टीरिया भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। या हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। उन फर्टिलाइजर्स में ज्यादातर अमोनिया होता है। फिर वो अमोनिया जब सॉइल के अंदर जाता है, सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिनको बोला जाता है, जो इस अमोनिया की नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन मतलब प्लांट्स कभी भी सॉइल में से अमोनिया अपटेक नहीं कर सकते, वो नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं। सो अमोनिया से नाइट्रेट तक कन्वर्जन, इस पूरी कन्वर्जन को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसेलुलोज वगैरह, नाइट्रोकोकस वगैरह, नाइट्रोमोनास, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। अमोनिया की पहले नाइट्रिफिकेशन होती है, वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है। फिर नाइट्राइट्स की आगे नाइट्रिफिकेशन होती है, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ से नाइट्रेट्स को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट से अपटेक करते हैं। फिर वो प्लांट गैसेस की फॉर्म में दोबारा इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भी छोड़ देते हैं। या फिर इन प्लांट्स का जब ये खत्म हो जाते हैं तो जो नाइट्रेट्स हैं, इनकी डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकती है। दोबारा जब सॉइल में से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रेट्स को दोबारा N2 में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। गैस है तो वो दोबारा कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगी। या फिर सॉइल से, देखो सॉइल है, सॉइल रन ऑफ होता है ना, पानी की हेल्प से वो सॉइल है जो वो मूव कर सकती है, वाटर बॉडीज तक वो सॉइल जा सकती है। अगर हमने उसमें कोई फर्टिलाइजर ऐड कर रखा है और उसमें नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बन चुके हैं, तो इनकी लीचिंग होती है वाटर बॉडीज के अंदर। या फिर यहाँ से फर्टिलाइजर्स रन ऑफ हो जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। सो जो वाटर बॉडीज है वहां पे भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, कुछ अपने काम के लिए, कुछ यूज करते हैं, कुछ आगे साइकिल चलाने के लिए उसको फर्दर सॉइल या वाटर बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। जितना भी ये ऑर्गेनिक मैटर है, जब इनकी डीकम्पोजिशन होती है उसमें से भी नाइट्रोजन या फिर N2O निकलता है। सो देखो पूरे की ये तो पूरा नाइट्रोजन साइकिल है जिसके अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि क्या इसमें बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, क्या इसमें माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि नाइट्रोजन साइकिल सिर्फ और सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए चलते हैं, नहीं। नाइट्रोजन का सॉइल की फर्टिलिटी के अलावा और भी बहुत सारे यूजेस हैं। प्लांट्स को, लिविंग थिंग्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन भी चाहिए। सो इन साइकिल्स के अदर यूजेस भी हैं, लेकिन हम लोग कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेके कि क्या इन साइकिल्स में माइक्रोब्स का यूज है, क्या ये साइकिल जो बैक्टीरिया है वो कोई रोल प्ले करते हैं इन साइकिल्स को परफॉर्म होने के लिए। यस, करते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के लिए या फिक्स करने के लिए उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है या फिर लाइटनिंग फिक्सेशन होती है। जो फर्टिलाइजर्स जब हम ऐड करते हैं उनको अपटेक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, वो कौन कराता है, बैक्टीरिया ही करवाते हैं। इस नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब है कि अगर हम सॉइल के अंदर बाहर से फर्टिलाइजर ऐड भी कर देते हैं तो प्लांट्स उसको अपटेक नहीं कर पाएंगे अगर वहां पे बैक्टीरिया नहीं होंगे। तो
अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तभी वो नाइट्रिफिकेशन करके अमोनिया को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्म जिसको प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये प्रोसेस ना हो तो अमोनिया सॉइल में ही रहेगा, उसको कभी प्लांट्स अपटेक नहीं कर सकेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो सॉइल फर्टाइल नहीं है, उस सॉइल के अंदर उतनी फर्टिलिटी नहीं है कि क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सके। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन उन्हें यूजफुल फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन यूजफुल फॉर्म में मिले तो नाइट्रिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। नाइट्रिफिकेशन तभी होगी अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली डीनाइट्रिफिकेशन है, बहुत जगह हमें चाहिए भी नहीं होते वो नाइट्रेट्स, एक्सेस होती है तो उसकी डीनाइट्रिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। और वो भी कौन कराता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे तो नाइट्रोजन की कभी डीनाइट्रिफिकेशन नहीं हो सकती। सो बच्चे अभी तक हमने दो साइकिल्स पढ़े, एक कार्बन साइकिल, एक नाइट्रोजन साइकिल। दोनों साइकिल्स में आपने देखा कि जो माइक्रोब्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे कार्बन है चाहे नाइट्रोजन है, दोनों न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट्स के लिए। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, सॉइल के अंदर कार्बन या नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट्स वहां से इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाएंगे और प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। सो चाहे कार्बन साइकिल है चाहे नाइट्रोजन साइकिल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए या जो क्रॉप्स है उसकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है सॉइल का फर्टाइल होना। सॉइल फर्टाइल तभी होगी जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये सारे न्यूट्रिएंट्स तभी प्रेजेंट हो सकते हैं अगर ये साइकिल्स अच्छे से प्रॉपरली वर्क करेंगे। इन साइकिल्स की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं माइक्रोब्स, या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स। सो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं they play an important role in soil fertility or to increase the crop production through these biochemical cycles. इसके बाद बारी आती है बच्चे फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल की। सो नेक्स्ट इज फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल की अगर हम बात करें, हमने कार्बन साइकिल पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसेस फॉर्म्स थी, दोनों का ही जो रेजर्वॉयर था वो एटमॉस्फेयर था। मतलब हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन बल्क में मिलता है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है। लेकिन फॉस्फोरस में ऐसा नहीं है, फॉस्फोरस कोई गैसेस फॉर्म नहीं है और ये इसका रेजर्वॉयर एटमॉस्फेयर नहीं है, ये हमें एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता। ये कहां से स्टार्ट होता है? रॉक्स में या फिर जो माइंस होती हैं वहां से फॉस्फोरस हमें ज्यादा मात्रा में मिलता है। चाहे वो इरोजन हो फॉस्फेट रॉक्स से, चाहे जो रॉक्स बनी हुई हैं फॉस्फोरस की वहां से, चाहे फॉस्फोर की हम एक्सट्रैक्शन करते हैं माइन से, ठीक है, माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं उसकी। दोनों का जब माइनिंग करते हैं या फॉस्फेट रॉक्स की इरोजन होती है तो वाटर के थ्रू, रन ऑफ के थ्रू रिवर्स या स्ट्रीम्स के अंदर फॉस्फोरस पहुंचता है। फिर यहां से उस फॉस्फोरस को या स्ट्रीम्स को आगे जो पूरी वाटर बॉडी है, ये पूरा वाटर बॉडी का साइकिल है, डिसॉल्व्ड फॉस्फेट वाटर में चला जाता है। या फिर जो फॉस्फेट एक्सट्रैक्शन करते हैं हम फॉस्फोरस की, उससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। फर्टिलाइजर्स भी रन ऑफ होके रिवर या स्ट्रीम या वाटर में आ सकते हैं। या फिर फर्टिलाइजर्स को मेनली कौन अपटेक करता है? प्लांट्स अपटेक करते हैं। और फिर यहाँ से जो प्लांट्स ने फॉस्फोरस अपटेक किया है, अल्टीमेटली प्लांट्स की ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन होने के बाद वो फॉस्फोरस दोबारा सॉइल में आ जाता है और सॉइल में से ही उसको यूज करके फॉस्फेट रॉक्स बनती हैं दोबारा। यहाँ पे भी दिखा रखा है कि फॉस्फोरस अपटेक जो प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। जब प्लांट की डेथ होती है उससे फॉसिलाइजेशन होती है, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, तो वो रॉक्स की फॉर्म में ही फॉस्फोरस है जो वहां पे स्टोर होता है। और वाटर में भी ऐसा ही चलता है, जब चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडी में फॉस्फोरस आ गया तो वहां से उसको जो वाटर बॉडी के अंदर एल्गी वगैरह है या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो अपटेक करते हैं। फिर वहां से एक्वेटिक एनिमल्स उसको अपटेक करते हैं। फिर चाहे दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर है, दोनों की ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगी। डिकम्पोजिशन के बाद वो फॉस्फेट दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा वाटर बॉडीज के अंदर। और यहाँ से अगर हम ये वाला वाटर फॉस्फोरस को देते प्लांट्स को देते हैं अपटेक करने के लिए, तो उसके इस पानी के अंदर जो सॉइल के अंदर ये वाले
जब ये पानी जाएगा तो उसमें फास्फोरस भी तो जाएगा, तो वहां उस पानी को अल्टीमेटली प्लांट्स अपटेक करेंगे, तो उसके अंदर वो फॉस्फेट्स को भी अपटेक कर लेंगे, तो यहाँ से भी प्लांट्स जो है वो फास्फोरस ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा मेन मकसद फास्फोरस कैसे साइकिल होता है वो नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि क्या इसमें माइक्रोब्स का कोई रोल है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए तो फास्फोरस चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए सॉइल को। अब देखो, प्लांट्स जब डीकम्पोज होते हैं तो उनको कौन डीकम्पोज करता है? जब उनकी फॉस्फोराइजेशन होती है, बैक्टीरिया। जब ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज होके फॉस्फोरस फ्री होता है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में आता है, तो वो कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। पानी के अंदर ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है? बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। सो फर्टिलाइजर्स, जो फास्फोरस डायरेक्टली फर्टिलाइजर से मिलता है उसको प्लांट्स डायरेक्टली अपटेक नहीं करते, पहले उसकी ब्रेक डाउन होती है। वो ब्रेक डाउन कौन करता है? माइक्रोब्स। सो यूजफुल फॉर्म में फास्फोरस को लेने के लिए ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को या क्रॉप्स को अगर वो फास्फोरस यूज करना है तो उसके लिए इन डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जितनी भी डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस हैं उसको कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं। तो अगर ये फास्फोरस साइकिल कंप्लीट चलता है, कंप्लीटली वर्क करता है, तो किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से। फास्फोरस साइकिल को कंप्लीट करने में या फिर यूजफुल फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में फास्फोरस प्लांट्स तक लेके जाने के लिए, प्लांट से बैक टू वाटर या सॉइल लेके आने के लिए इन डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि माइक्रोब्स के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा की जाती हैं। सिमिलर जैसे कार्बन या नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए माइक्रोब्स चाहिए थे, वैसे ही फास्फोरस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए भी माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट इज सल्फर साइकिल। अभी तक हमने किया कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस एंड अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज सल्फर साइकिल। सॉइल के फर्टाइल होने के लिए जितना जरूरी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, उतना ही जरूरी सल्फर भी है। और जो सल्फर है उसका रेजर्वॉयर एटमॉस्फेयर ही होता है। सल्फर ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। गैसियस कंपाउंड है SO2, एटमॉस्फेयर से उसको प्लांट्स लेते हैं। जो प्लांट्स हैं, जब उसकी डेथ होती है, जो प्लांट्स के रेजिड्यूज बनते हैं, डीकम्पोजिशन होती है, वो SO2 को ऑर्गेनिक सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके कंपाउंड्स बना देते हैं। या फिर जो एनिमल मेन्योर है या बायोडीजल्स हैं, एनिमल्स जो मेन्योर एनिमल से बनता है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के साथ जो सल्फर है वो मिक्स हुआ होता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक सल्फर बोल देते हैं। इस ऑर्गेनिक सल्फर की होती है मिनरलाइजेशन, बचे वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सल्फेट आगे बहुत अलग अलग फॉर्म में यूज होता है, जैसे कि इस सल्फेट की ऑक्सीडेशन के बाद सॉइल में से इसको प्लांट्स ही दोबारा अपटेक कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया इस सल्फेट की रिडक्शन करके इस सल्फेट को H2 के साथ कंबाइन करके H2S की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, या HS नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस सल्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं, या ये मिनरल सल्फेट जो है ये वाटर के अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकता है। इस सल्फेट की बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इस सल्फेट को यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती, सो उनका सबस्ट्रेट कौन होता है? ये सल्फेट ही होता है। बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करके इसको दोबारा H2S रिड्यूस्ड सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे ये वाला H2S है चाहे ये वाला H2S है। इस रिड्यूस्ड सल्फर की फिर जो ऑक्सीडेशन होती है, जो लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया करवाते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं rather देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर देयर एनर्जी। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है, H2S के अंदर कहीं पे भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सो वो इस सोर्स को यूज करते हैं एनर्जी के लिए। इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको SO में कन्वर्ट कर देते हैं, ये दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जो प्लांट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन होके भी उसमें से कहीं ना कहीं जो H2S है या फिर जो रिड्यूस्ड सल्फर फॉर्म्स हैं वो निकलती हैं। सो जो सल्फर है वो 1 to 1st to 2nd, 2nd to 3rd अलग अलग
कंपोनेंट्स में मूव करता रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर। फिर हम आ जाते हैं उसी बात के ऊपर कि कहाँ पे इस साइकिल के अंदर बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, कहाँ पे बैक्टीरिया रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम वो देखें तो बच्चे जो ये रिडक्शन है सल्फेट को रिड्यूस्ड सल्फर H2S में कन्वर्ट कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। फिर इस सल्फेट की एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस सल्फेट को एज अ सोर्स रेस्पिरेशन के लिए कौन यूज करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं। फिर जो रिड्यूस्ड सल्फर बन चुका है, इस रिड्यूस्ड सल्फर का भी बहुत ज्यादा यूज लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया करते हैं एनर्जी लेने के लिए। सो ये साइकिल कंप्लीट होता है। ये साइकिल जो एटमॉस्फेरिक सल्फर है वो प्लांट्स तक, प्लांट से सॉइल तक, सॉइल से दोबारा प्लांट्स तक, प्लांट से दोबारा एटमॉस्फेयर तक किसकी वजह से पहुंचती है। पूरे साइकिल के अंदर 2 या 3 स्टेप्स ऐसे हैं यहाँ पे हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। सो माइक्रोब्स के बिना ये वाला साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें से सल्फर को सॉइल तक लेके आने के लिए भी माइक्रोब्स रोल प्ले करते हैं। अगर वो सल्फर सॉइल तक नहीं आएगा तो प्लांट्स उस सल्फर को अपटेक नहीं कर सकेंगे। जब प्लांट्स उस सल्फर को अपटेक नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कि उस सॉइल के अंदर सल्फर प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर कोई भी न्यूट्रिएंट उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाकी चाहे सारे दूसरे कंप्लीट भी होंगे, तभी हम उस सॉइल को इनफर्टाइल सॉइल ही बोलेंगे। सो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए जरूरी है सभी न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के अंदर प्रेजेंट होना। वो प्रेजेंट किसके थ्रू हो सकते हैं, इन साइकिल्स के थ्रू। इन साइकिल्स को कौन कंप्लीट करता है, साइकिल्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। सो बच्चे इन साइकिल्स को पढ़ने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं या जो बैक्टीरिया है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए या सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सिमिलरली इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, तो वो इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जितनी सॉइल फर्टाइल होगी उतना ही उसके अंदर जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगी, उतनी ही उनकी यील्ड ज्यादा होगी, मतलब उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सो इन साइकिल्स के थ्रू हमने पढ़ा द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। विद दिस अनदर टॉपिक रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन जो है वो आपका खत्म हो गया। उसके अंदर आपको 4 साइकिल्स ही पढ़ने थे, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। और इन साइकिल्स में माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से। थैंक यू।